बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे इदारे का एक ही मिशन है और वो है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। मुफ्त तालीम हो, मयारी तालीम हो और सबके लिए हो। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र किया है और उसका टाइटल है मेक योर प्लेस इन टॉप 3% सर्चेस ऑफ वेब यूजिंग गूगल एंड गूगल स्कॉलर। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कोर्स का लेक्चर नंबर 9 है और उसका टाइटल है एफिशिएंटली सर्च वेब यूजिंग वेरियस गूगल सर्च ऑपरेटर्स एंड सर्चिंग टेक्निक्स पार्ट 2। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर आउटलाइन। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में सबसे पहले हम क्विक रिकैप करेंगे लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने गूगल सर्च ऑपरेटर्स पढ़े थे। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम मज़ीद गूगल सर्च ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जिनमें डिफाइन सर्च ऑपरेटर है, बिफोर डेट एंड आफ्टर डेट सर्च ऑपरेटर है, इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है, ऑल इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है, इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर है, ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर है, इन टाइटल सर्च ऑपरेटर है और ऑल इन टाइटल सर्च ऑपरेटर है, सोर्स सर्च ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर्स को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेंगे और ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि गूगल सर्च ऑपरेटर और सर्चिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिकैप। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी गूगल सर्च ऑपरेटर्स पर। गूगल सर्च ऑपरेटर स्पेशल कमांड्स होती हैं जो हमें अलाउ करती हैं कि हम गूगल को मोर एक्यूरेटली और मोर एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें ताकि हम अपनी मतलूबा मालूमात जल्दी और आसानी से वेब से ढूंढ सकें। जो बुनियादी मकसद है गूगल सर्च ऑपरेटर्स का वो ये है कि हम प्लान कर सकें, डिज़ाइन कर सकें और राइट कर सकें फास्ट एंड एक्यूरेट क्यूरीज। प्राइस सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत मालूम कर सकते हैं। अगर हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दें तो गूगल 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान में जितने भी प्रोडक्ट्स लाए करते हैं वो आपको शो करेगा। रेंज सर्च ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक नंबर होता है, राइट हैंड साइड पे भी एक नंबर होता है और ये दोनों नंबर मिलकर एक रेंज बनाते हैं। तो इस रेंज में जितने भी नंबर्स आएंगे गूगल वो सारे रिजल्ट्स आपको रिटर्न करेगा। आप एक रेंज में प्राइसेस भी सर्च कर सकते हैं, ईयर भी सर्च कर सकते हैं। साइट सर्च ऑपरेटर यूज होता है अगर हम अपनी सर्च स्पेस को नैरो डाउन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट या डोमेन से सर्च करना चाहते हैं या हम स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन्स को सर्च करना चाहते हैं जैसे .edu, .com, .gov। एग्जैक्ट मैच एंड और नॉट ये सर्च ऑपरेटर्स मैंने डिटेल में लेक्चर 5 और 6 में डिस्कस किए थे, आप वहां पे जाके इनका ओवरव्यू ले सकते हैं। मैप सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि हम कोई लोकेशन सर्च करना चाहते हैं और साथ ही हम उसकी मैप डिटेल्स भी चाहते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में जो सबसे पहला सर्च ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे वो है डिफाइन सर्च ऑपरेटर। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं या किसी भी टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हमें डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है। तो जो डिफाइन सर्च ऑपरेटर है इसका सिंबल है डिफाइन, DEFINE, और इसका जो मकसद है वो ये है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और हमें उनकी एक्यूरेट डेफिनेशन चाहिए होती है, तो इस ऑपरेटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं डिफाइन सर्च ऑपरेटर की। मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं डेफिनेशन के बारे में और जो कॉन्सेप्ट है जिसकी वो डेफिनेशन जानना चाहते हैं वो है कार, कि कार की क्या तारीफ है, कार किसे कहते हैं। जो क्यूरी हम गूगल पे लिखेंगे वो है डिफाइन कार। अगर मैं ये क्यूरी गूगल के ऊपर पुट करता हूं तो ये देखिएगा
डिफाइन कार। गूगल ने मुझे कार की डेफिनेशन दी है, इमेजेस भी दिए हैं और आप ये देख सकते हैं कि उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन भी दी है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है और ये इसके अलावा भी जो सिमिलर टर्म्स हैं और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है विद एग्जांपल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा यूजफुल सर्च ऑपरेटर है किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए। नेक्स्ट सर्च ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं, वो है बिफोर डेट एंड आफ्टर डेट सर्च ऑपरेटर्स। इनका जो सिंबल है वो बिफोर डेट है। अब डेट में ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें वाई जो है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, तो ईयर के 4 डिजिट होंगे। ये मंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसके 2 डिजिट होंगे। और जो डी है ये डे को रिप्रेजेंट करता है, इसके भी 2 डिजिट होंगे। दो ऑपरेटर्स हैं, बिफोर डेट और आफ्टर डेट, और हम इन दोनों को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह भी मैं आपको एग्जांपल में डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। जो मेन पर्पस है बिफोर और आफ्टर सर्च ऑपरेटर्स का, वो ये है कि हम गूगल को सर्च करना चाहते हैं बाय डेट। अभी इंशाल्लाह एग्जांपल्स आती हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि ये जो बिफोर और आफ्टर सर्च ऑपरेटर्स हैं ये कैसे काम करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि बिफोर डेट सर्च ऑपरेटर कैसे काम करता है। गूगल आपको वो सर्च रिजल्ट रिटर्न करेगा जो गिवन डेट से पहले होंगे। जो आफ्टर डेट सर्च ऑपरेटर है ये कैसे काम करता है। गूगल आपको वो सर्च रिजल्ट रिटर्न करेगा जो गिवन डेट के बाद हैं। अगर हम दोनों सर्च ऑपरेटर्स को कंबाइन करें बिफोर एंड आफ्टर को, तो गूगल हमें वो सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करेगा जो बिफोर एंड आफ्टर हैं गिवन डेट से। एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस एग्जाम्पल से पहले एक चीज समझ लें कि जो एप्पल कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है, वो जो बनी है कंपनी वो 1 अप्रैल 1976 को बनी है। अप्रैल 1 1976 को बनी है। इंफॉर्मेशन नीड क्या है कि मोहम्मद इरफान एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं और वो कॉन्सेप्ट है एप्पल। अब यहाँ पे जो उन्होंने डेट है जो वो जानना चाहते हैं वो है बिफोर 1976 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 1976 से पहले गूगल हमें एप्पल के बारे में क्या बताता है। ये नोट रखिएगा कि अप्रैल 1976 में एप्पल कंपनी बनी है। ये मैंने क्यूरी लिखी है, एप्पल बिफोर 1976 1 जनवरी, 1 जनवरी 1976 से पहले। गूगल ने जो मुझे नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं वो 0.101 मिलियन है, यानी 1 लाख कुछ रिजल्ट्स मुझे रिटर्न किए हैं। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि गूगल ने जो मुझे मोस्टली रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं वो एप्पल फ्रूट के बारे में है, कि एप्पल सेब जो फल है उसके बारे में है। ये क्यूरीज कुछ मैंने क्विकली आपके लिए रखी हुई थी कि टाइम और एफर्ट को सेव करने के लिए। तो अगर हम इन क्यूरीज को रन करें तो आप ये देख सकते हैं मैं इसी क्यूरी को कॉपी करने लगा हूं, और इसी क्यूरी को कॉपी करके अगर मैं इसको गूगल के ऊपर पेस्ट करता हूं और इस क्यूरी को रन करता हूं तो आप देखें कि यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसमें कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कंपनी 1976 में बनी है। हम 1976 से पहले के रिजल्ट्स सर्च कर रहे हैं। अगली क्यूरी देखिएगा। इस क्यूरी के अंदर हमने दोनों ऑपरेटर्स को कंबाइन करने की कोशिश की है। वही कॉन्सेप्ट है एप्पल का, लेकिन हम बिफोर 1 जनवरी 1976 और आफ्टर 1 जनवरी 1966, यानी हम 1966 से लेके 1976 तक का डेटा देखना चाहते हैं कि 1966 से 1976 तक इस 10 साल के अंदर में एप्पल के बारे में गूगल हमें क्या बताता है। ये क्यूरी है एप्पल बिफोर डेट एंड आफ्टर डेट। जब ये क्यूरी हमने गूगल को दी तो गूगल ने जो हमें नंबर ऑफ रिजल्ट्स रिटर्न किए वो 69,400 है। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिजल्ट्स काफी कम हो गए हैं, क्योंकि ये रिजल्ट्स हम सिर्फ 10 साल के लिए ले रहे हैं, और जो मोस्टली रिजल्ट्स आए हैं वो एप्पल फ्रूट के बारे में आए हैं। तीसरी क्यूरी की तरफ मूव करते हैं। इंफॉर्मेशन नीड वही है कि मोहम्मद इरफान जिस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं वो एप्पल है,
लेकिन अब मैंने यहाँ एक चेंज की है, वो है आफ्टर 1 जनवरी 1976, यकम जनवरी 1976 के बाद। तो आप गेस कर सकते हैं कि गूगल को जो मुझे रिजल्ट अब देने चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली वो ज़्यादा फोकस करेगा एप्पल कंपनी की तरफ, एप्पल फ्रूट की तरफ नहीं करेगा। जब हमने ये क्यूरी दी तो आप ये क्यूरी देख सकते हैं, एप्पल आफ्टर, और ये डेट है। जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जी। आप देख सकते हैं 862 मिलियन रिजल्ट्स दिए हैं, 862 मिलियन रिजल्ट्स दिए हैं। इतना ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में लिखा है, एप्पल कंपनी के बारे में। और जो सर्च रिजल्ट्स थे वो एप्पल कंपनी के बारे में थे। इस क्यूरी को रन करते हैं। ये क्यूरी मैंने गूगल पे कॉपी पेस्ट की, एप्पल आफ्टर 1976। आप देख सकते हैं आईफोन। अब जो गूगल ने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं वो एप्पल कंपनी के बारे में दिए। जब मैंने 1976 से पहले गूगल को सर्च किया तो उसने मुझे सेब के बारे में, जो फ्रूट है उसके बारे में बताया, एप्पल फ्रूट। और जब मैंने 1976 के बाद उसको सर्च किया तो उसने मुझे एप्पल कंपनी के बारे में बताया। और आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अब मैंने क्या किया, इसी क्यूरी को मॉडिफाई किया, कॉन्सेप्ट वही एप्पल का है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बिफोर 1986 और आफ्टर 1976, यानी 10 साल का डेटा मैं देखना चाह रहा हूं, 1976 से लेके 1986 तक। ये क्यूरी है, एप्पल बिफोर डेट एंड आफ्टर डेट। ये डेट्स आपके सामने मौजूद हैं। ये क्यूरी जब मैंने गूगल को दी तो गूगल ने मुझे जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए वो 0.196 मिलियन थे। यानी इस 10 साल के अंदर इतने आर्टिकल्स जो हैं वो एप्पल कंपनी के बारे में थे। और मेनली जो सर्च रिजल्ट्स जैसे मैंने बताया वो एप्पल कंपनी के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। एनालिसिस करते हैं इन एग्जांपल्स का, ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। अगर आप पहली क्यूरी देखें, एप्पल बिफोर 1976, तो जो गूगल ने हमें मोस्टली रिजल्ट सारे के सारे रिटर्न किए हैं वो एप्पल फ्रूट के बारे में। उसकी रीजन ये है कि जो एप्पल कंपनी बनी है वो अप्रैल 1976 के बाद बनी है। इसी तरह से जब हमने क्यूरी 3 की बात कर रहा हूं मैं, एप्पल आफ्टर 1976, तो उसमें आप देखें कि जो गूगल ने हमें रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं वो एप्पल कंपनी के बारे में किए हैं। और उसकी भी अगेन ये रीजन है कि अप्रैल 1976 में ये एप्पल कंपनी बनी थी, तो 1976 से पहले एप्पल फ्रूट के बारे में गूगल रिजल्ट्स रिटर्न कर रहा है और 1976 के बाद एप्पल कंपनी के बारे में रिजल्ट्स रिटर्न कर रहा है। जो हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारे नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो क्यूरी 2 के लिए आप देख सकते हैं 69,000 समथिंग है, वो काफी कम है कंपेयर टू क्यूरी 1। उस इसी तरह से अगर आप देखें कि जो हमारे नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं क्यूरी 4 के लिए वो कम हैं एज कंपेयर टू क्यूरी 3। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है रिजल्ट्स के अंदर। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि अगर आप क्यूरी 2 में देखें तो मैं सिर्फ 10 साल का जो डेट रेंज है उसमें डेटा को सर्च कर रहा हूं कि 1966 से लेके 1976 तक जितने भी रिजल्ट्स हैं एप्पल क्यूरी के अगेंस्ट वो गूगल ने मुझे दिखाए हैं। लेकिन जब मैं बिफोर 1976 लिखता हूं 1976, तो 1976 से पहले जितने डॉक्यूमेंट हैं गूगल मुझे सारे के सारे शो कर रहा है। तो आप देखें बिफोर 1976 इसमें बहुत सारे साल कवर हो रहे हैं, जबकि जो क्यूरी 2 है इसमें सिर्फ 10 साल कवर हो रहे हैं 1966 से 1976 तक। इसी तरह से जो क्यूरी 4 है वो भी सिर्फ 10 साल का डेटा दे रही है 1976 से 1988 तक। लेकिन ये जो आफ्टर 1976 है, आफ्टर 1976 है, इसमें तकरीबन अगर आप 1976 से और 2022 तक देख लें तो तकरीबन 46 साल 46 ईयर्स का डेटा कवर हो रहा है, इसलिए रिजल्ट्स आपके पास ज्यादा आ रहे हैं। एनालिसिस करें अगर हम इस एग्जांपल का कि जो हमारे नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं और जो हमारी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद है कि इंफॉर्मेशन एप्पल कंपनी के बारे में है या एप्पल फ्रूट के बारे में है। तो जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं और जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गूगल हमें देता है वो चेंज हो जाती है जैसे ही हम अपनी डेट रेंज को चेंज करते हैं। जो हमारी मेन फाइंडिंग है वो ये है कि जो सर्च रिजल्ट्स हमें गूगल से मिलते हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर और इंफॉर्मेशन,
वो आपके डिपेंड करते हैं डेट रेंज के ऊपर जो आप अपनी क्यूरी के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। अगर हम कंक्लूड करें कि अगर आप जल्दी और आसानी के साथ अपना मतलूबा डेटा इंटरनेट से हासिल करना चाहते हैं तो एक चीज के बारे में आपने मोहतात रहना है और वो है डेट रेंज, कि आप क्या डेट रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट गूगल जब सर्च करता है तो जो उसका बाय डेट का ऑप्शन है वो एनी टाइम है। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। इसी क्यूरी को देखते हैं। ये जो मैंने क्यूरी पुटअप की, यहां मैंने टूल्स पे क्लिक किया और टूल्स में आप देखें ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है एनी टाइम। अगर मैं पास्ट आवर को क्लिक करूं तो गूगल मुझे वो रिजल्ट्स दिखाएगा जो इस क्यूरी के बारे में पिछले 24 घंटे में इसके पास आए हैं। अगर मैं इसको पास्ट 24 आवर्स कर दूं तो पिछले 24 घंटे में, पास्ट वीक कर दूं तो पिछले एक हफ्ते में, और आप यहाँ कस्टम रेंज में बिफोर और जो आफ्टर डेट वाला ऑप्शन है वो सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। आप फ्रॉम टू यहाँ पे भी डेट सेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में डिटेल में करके दिखाया था। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बाय डिफॉल्ट गूगल एनी टाइम का ऑप्शन रखता है कि किसी भी टाइम पे जो डेटा उसके पास था उसको शो करवा दे। टू डू और योर टर्न की तरफ मूव करते हैं। जो आपका पहला टू डू टास्क है वो ये है कि आपको कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिए गए हैं। पहला रियल वर्ल्ड सिनेरियो ये है कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं उर्दू की बेस्ट सेलर बुक्स के बारे में सन 2000 से पहले, कि उर्दू की जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें थी, जो पॉपुलर किताबें थी, वो सन 2000 से पहले कौन सी थी। दूसरा रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान उर्दू की बेस्ट सेलर बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं सन 2000 के बाद, आफ्टर 2000। रियल वर्ल्ड सिनेरियो 3 ये है कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं उर्दू की बेस्ट सेलर बुक्स के बारे में 1990 से लेके 2000 के दरमियान। और चौथा सिनेरियो ये है कि मोहम्मद इरफान उर्दू की बेस्ट सेलर बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं 2000 से लेके 2010 के दरमियान। तो आपने बिफोर और आफ्टर जो सर्च ऑपरेटर्स हैं इनको यूज करके इन क्यूरीज को फॉर्मुलेट करना है। हर रियल वर्ल्ड सिनेरियो के लिए आप इंफॉर्मेशन नीड लिखेंगे, इंफॉर्मेशन नीड को हाई क्वालिटी क्यूरी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्यूरी गूगल को देंगे और इन डेप्थ एनालिसिस के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखेंगे। योर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं। आपको जो योर टर्न टास्क है कि जैसे हमने 4 रियल वर्ल्ड सिनेरियो टू डू टास्क 1 में दिए हैं, ऐसी सिनेरियोज ढूंढें, उन सिनेरियोज में से इंफॉर्मेशन नीड एक्सट्रैक्ट करें, इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी में फॉर्मुलेट करें, क्यूरी गूगल को इनपुट करें और अपने एनालिसिस के बाद ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं, ऑल इन यूआरएल एंड इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर्स। अगर इन ऑपरेटर्स को आप समझ लेते हैं तो आगे के जो ऑपरेटर्स हैं उनको समझना आसान है। इसका जो सिंबल है वो है ऑल इन यूआर कोलन। इसको समझाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ अल्लामा इकबाल, ये मैंने एक क्यूरी लिखी अल्लामा इकबाल, ये क्यूरी आ गई। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझ लें। मैंने इस वेब पेज के ऊपर क्लिक किया, ये वेब पेज ओपन हो गया। ये इस वेब पेज का यूआरएल है, ये जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है। ये यूआरएल आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अगर आप इस यूआरएल को देखें तो ये इस वेबसाइट का एड्रेस है, ये वेबसाइट है en.wikipedia.org। और अगर आप देखें पूरा यूआरएल देखें वेब पेज का तो इसमें एक वर्ड आ रहा है, 2 कीवर्ड्स हैं, एक कीवर्ड है मोहम्मद और दूसरा कीवर्ड है इकबाल। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया ये पूरा का पूरा यूआरएल है इस वेब पेज का। लेकिन यहाँ पे गौर से देखिएगा en.wikipedia.org ये वेबसाइट है। एक चीज हो गई यूआरएल, दूसरी जो चीज होती है वो टाइटल है। इसको हम टाइटल कहते हैं। मोहम्मद इकबाल, ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ये टाइटल है। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आगे सर्च ऑपरेटर्स में यूज होगा, वो है बॉडी टेक्स्ट। ठीक है जी, इसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें। बॉडी टेक्स्ट किसको कहते हैं? ये जो सारा का सारा टेक्स्ट ये मैं हाईलाइट करने लगा हूं, यहां शुरू से लेके और आखिर तक आप चलते चले जाएं, ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है इसको हम बॉडी टेक्स्ट कहते हैं वेब पेज का। तो 3 चीजें हुई एक वेब पेज में, एक उसका यूआरएल है वो मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा उसका टाइटल है और तीसरा उसका बॉडी टेक्स्ट है। अब ऑपरेटर्स की तरफ मूव करते हैं। ये जो यूआरएल वाले ऑपरेटर हैं ये बेसिकली यूआरएल से रिलेटेड हैं। तो पहला ऑपरेटर है ऑल इन यूआरएल,
इसकी डेफिनेशन, इसका पर्पस देखते हैं। इसका पर्पस ये है कि हम उन वेब पेजेस को रिट्रीव करना चाहते हैं जिनकी यूआरएल में वो सारे कीवर्ड्स मौजूद हैं जो हमने अपनी क्यूरी में दिए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम ऑल इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर उस वक्त यूज करते हैं जब हम उन वेब पेजेस को रिट्रीव करना चाहते हैं जिनके यूआरएल में वो सारे कीवर्ड्स हों जो हमने अपनी क्यूरी में दिए हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट नोट है कि ये जो ऑल इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है ये हमेशा आपको एग्जैक्ट मैच फ्रेजेस नहीं देगा। आपके कीवर्ड्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ये इंशाल्लाह अभी एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। जो ऑल इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है वो उन वेब पेजेस को रिट्रीव नहीं करेगा जिनके बॉडी टेक्स्ट में या टाइटल में वो सारे कीवर्ड्स मौजूद हैं जो आपने अपनी क्यूरी में लिखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स को सिर्फ यूआरएल के अंदर ढूंढेगा। जो इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है उसका सिंबल है इन यूआरएल कोलन। इसका पर्पस क्या है? अब यहां पे आपने डिफरेंस को जरा ध्यान से देखना है कि जो इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है उसका पर्पस ये है, उसका मकसद ये है कि उन वेब पेजेस को रिट्रीव किया जाए जिसके यूआरएल में एक या एक से ज्यादा वो कीवर्ड्स मौजूद हैं जो आपने अपनी क्यूरी में दिए। ऑल इन यूआरएल में हमने सारे कीवर्ड्स देखने हैं यूआरएल में, लेकिन जो इन यूआरएल है उसमें हमें एक या एक से ज्यादा कीवर्ड मिल जाएं तो हम उस वेब पेज को रिट्रीव कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल जब आएगी तो उसमें क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। अगेन जो इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है वो उन वेब पेजेस को रिट्रीव नहीं करेगा जिनके बॉडी टेक्स्ट या टाइटल में एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स हों जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। ये सिर्फ यूआरएल को सर्च करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इंफॉर्मेशन नीड ये है कि मोहम्मद इरफान एक पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं और वो पर्सनैलिटी है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब यहाँ पे मैंने क्यूरी लिखी है इन यूआरएल अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं, अल्लामा, मोहम्मद और इकबाल, और इनका ऑर्डर है, पहला वर्ड अल्लामा है, दूसरा मोहम्मद है, तीसरा इकबाल है। अब हमने ये कहा है कि जो इन यूआरएल है वो उन सारे वेब पेजेस को रिट्रीव करेगा जिनके यूआरएल में एक या एक से ज्यादा कीवर्ड हो। तो आप देखिएगा ये 3 कीवर्ड्स हैं, अल्लामा, मोहम्मद और इकबाल। जो गूगल ने मुझे नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स दिए हैं वो हैं 28,300। मैंने पहले 3 यूआरएल यहाँ पे लिखे हैं स्लाइड्स पे, आप सर्च करके इन्हें ढूंढ सकते हैं। ये देखिएगा पहला जो यूआरएल है उसमें अल्लामा इकबाल का वर्ड आ रहा है, लेकिन जो क्यूरी थी वो थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो गौर से देखें 3 में से 2 वर्ड्स यूआरएल में हैं तो गूगल ने इस वेब पेज को रिट्रीव कर लिया है, क्योंकि जो इन यूआरएल ऑपरेटर है वो ये चेक करता है कि एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स अगर किसी यूआरएल में हो तो उस वेब पेज को रिट्रीव कर लिया जाए। दूसरा देखते हैं, इसमें तीनों कीवर्ड्स आ रहे हैं अल्लामा, मोहम्मद इकबाल और सही ऑर्डर में आ रहे हैं। मैंने अपनी क्यूरी में भी यही ऑर्डर रखा था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, यहां भी यही ऑर्डर आ रहा है। तीसरा यूआरएल देखते हैं, इसमें तीनों कीवर्ड्स हैं लेकिन ऑर्डर चेंज हुआ है। क्यूरी में ऑर्डर था अल्लामा मोहम्मद इकबाल, लेकिन ये जो तीसरा यूआरएल है इसके अंदर जो ऑर्डर आया हुआ है वो है मोहम्मद अल्लामा इकबाल। तो मैंने पहले कहा था कि ये एग्जैक्ट फ्रेजेस को मैच नहीं करेंगे। अगली एग्जांपल देखते हैं, वही क्यूरी वही कॉन्सेप्ट है कि मोहम्मद इरफान जो एक पर्सनालिटी हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। अब गौर से देखिएगा क्यूरी में है ऑल इन यूआरएल अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब गूगल हमें जितने भी वेब पेजेस रिटर्न करेगा उन सब के यूआरएल में ये तीनों कीवर्ड्स होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों इसी ऑर्डर के अंदर हों, यानी ऑर्डर चेंज हो सकता है। आप देखिए नंबर ऑफ रिजल्ट बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, सिर्फ 5,340 रिजल्ट्स मुझे दिए हैं, जबकि इन यूआरएल में नंबर ऑफ रिजल्ट्स तकरीबन 70,000 के अराउंड थे। यहां पे मैंने पहले 3 यूआरएल आपके लिए कॉपी कर दिए हैं। आप देखें अल्लामा, मोहम्मद इकबाल, तीनों कीवर्ड्स इस यूआरएल में मौजूद हैं क्योंकि मैं ऑल इन यूआरएल ऑपरेटर को यूज कर रहा हूं। अगेन आप देखें जो दूसरा यूआरएल है इसमें तीनों कीवर्ड्स हैं, लेकिन ऑर्डर वो नहीं है जो क्यूरी में था, पहले मोहम्मद है, फिर अल्लामा है और फिर इकबाल है। और तीसरा यूआरएल अगर आप देखें इसमें भी तीनों वर्ड्स मौजूद हैं।
तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको डिफरेंस क्लियर होगा। मैं फिर समराइज करता हूं। इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर उन वेब पेजेस को रिट्रीव करेगा जिनके यूआरएल में एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स हों जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। ऑल इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर उन सारे वेब पेजेस को रिट्रीव करेगा जिनके यूआरएल में सारे कीवर्ड्स हों जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। हाँ, ये है कि उन कीवर्ड्स का ऑर्डर जो है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, कहीं अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, कहीं मोहम्मद अल्लामा इकबाल है, लेकिन सारे कीवर्ड्स यूआरएल में मौजूद हैं। एनालिसिस करते हैं इस एग्जांपल का। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू ऑल इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर के, और ये नंबर्स मैं पहले भी बता चुका हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी रीजन ये है कि जो ऑल इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है वो इंश्योर करता है कि सारे कीवर्ड्स यूआरएल में मौजूद हों, लेकिन जो इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है वो उन वेब पेजेस को भी रिट्रीव करता है जिनमें एक या सारे कीवर्ड्स मौजूद हों या एक से ज्यादा कीवर्ड्स मौजूद हों। इसी वजह से इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर से जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो ज्यादा हैं कंपेयर टू ऑल इन यूआरएल। एनालिसिस करते हैं इस एग्जांपल का कि जो वर्किंग है इन यूआरएल और ऑल इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर की वो काफी मुख्तलिफ है फॉर द सेम क्यूरी। अब मैंने एक सेम क्यूरी यूज की और दोनों ऑपरेटर्स आपको जो है वो मैंने उस क्यूरी के साथ यूज करके दिखाए हैं, तो आप देखें कि जो सर्च रिजल्ट्स हैं दोनों के काफी डिफरेंट हैं। मेन फाइंडिंग्स की तरफ मूव करते हैं कि जो इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है वो आपकी क्यूरी की ब्रेथ को बढ़ा देता है, उसके फैलाव को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो उन वेब पेजेस को रिट्रीव कर रहा है जिनमें एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स हों जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। लेकिन जो ऑल इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर है वो ये अज्यूम करता है कि आपने क्यूरी में जितने कीवर्ड्स दिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और वो सारे के सारे यूआरएल में मौजूद होंगे तो वो वेब पेज को रिट्रीव करेगा, वरना नहीं करेगा। कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि अगर आप फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज बनाना चाहते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है, ताकि हम अपने डिजायर्ड डेटा और इंफॉर्मेशन को इजीली और क्विकली रिट्रीव कर सकें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे ये समझें कि जो मुख्तलिफ गूगल सर्च ऑपरेटर्स हैं और जो सर्चिंग टेक्निक्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। टू डू और यूर टर्न की तरफ मूव करते हैं। जो पहला आपका टू डू टास्क है, हमने आपको कुछ क्यूरीज दी हैं। क्यूरी 1 है इन यूआरएल रिसाइटिंग दुरूद शरीफ। क्यूरी 2 है ऑल इन यूआरएल रिसाइटिंग दुरूद शरीफ। क्वेश्चन ये है कि आपने ये क्यूरी गूगल को इनपुट करनी है और इन डेप्थ एनालिसिस करके सर्च रिजल्ट्स का ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखना है। जो यूर टर्न टास्क है, जैसे हमने आपको टू डू टास्क 1 में 2 क्यूरीज दी हैं, ऐसी 2 क्यूरीज लिखें और वो क्यूरीज गूगल को इनपुट करके इन डेप्थ एनालिसिस करें सर्च रिजल्ट्स का और अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन को लिखें। मूव करते हैं ऑल इन टाइटल एंड इन टाइटल सर्च ऑपरेटर्स की तरफ। अगर आप देखें कि ये जो ऑल इन टाइटल और इन टाइटल हैं ये ऑल इन यूआरएल और इन यूआरएल से मिलते जुलते हैं। तो सिंबल है ऑल इन टाइटल कोलन। इसका जो मकसद है वो ये है कि हमने वो वेब पेजेस रिट्रीव करने हैं जिनके टाइटल में वो सारे कीवर्ड्स हों जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। अगर आप गौर से देखें डिफरेंस कहां पे आ रहा है, जो ऑल इन यूआरएल था वो यूआरएल को सर्च कर रहा है फॉर ऑल कीवर्ड्स, जो ऑल इन टाइटल है वो टाइटल को सर्च कर रहा है वेब पेज के फॉर ऑल कीवर्ड्स। बस इतना सा डिफरेंस है। और मैंने आपको अभी बताया था कि एक वेब पेज का यूआरएल होता है, एक उसका टाइटल होता है और एक उसका बॉडी टेक्स्ट होता है। अगेन जो ऑल इन टाइटल सर्च ऑपरेटर है वो हमेशा एग्जैक्ट मैच फ्रेजेस नहीं करेगा, यानी ऑर्डर चेंज हो सकता है कीवर्ड्स का। और जो ऑल इन टाइटल सर्च ऑपरेटर है वो वेब पेजेस रिट्रीव नहीं करेगा जिनके बॉडी टेक्स्ट या यूआरएल में वो सारे कीवर्ड्स हों जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। ये सिर्फ टाइटल को सर्च करेगा। इन टाइटल सर्च ऑपरेटर, ये उसका सिंबल है इन टाइटल कोलन। इन टाइटल सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि वो वेब पेजेस रिट्रीव किए जाएं
जिनके टाइटल में एक या एक से ज्यादा वो कीवर्ड्स हों जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। यहां पे इन टाइटल सर्च ऑपरेटर उन वेब पेजेस को रिट्रीव नहीं करेगा जिनके बॉडी टेक्स्ट या यूआरएल में एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स मौजूद हों जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। ये सिर्फ टाइटल को सर्च करेगा वेब पेज के। एग्जाम्पल से उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोहम्मद इरफान एक पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, वो है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। क्यूरी देखते हैं, इन टाइटल अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 टू 1938। यहाँ आप गौर से देखिएगा, मैंने जो पिछली एग्जाम्पल थी उससे क्यूरी को थोड़ा सा चेंज किया है कि यहाँ पे मैंने क्यूरी अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 से 1938 तक लिखा है। अब ये अगर आप गौर से देखें तो ये टोटल 4 कीवर्ड्स बनते हैं, अल्लामा, मोहम्मद, इकबाल, 1877 से 1938, ये 4 कीवर्ड्स हैं। गूगल जब हम इन टाइटल को यूज करेंगे तो हमें वो वेब पेजेस रिट्रीव करके देगा जिनके टाइटल में एक कीवर्ड हो इनमें से या एक से ज्यादा कीवर्ड हो, क्योंकि क्यूरी में इन टाइटल सर्च ऑपरेटर। अब देखें, जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स उसने मुझे दिए हैं वो हैं 1980। ये हमने क्यूरी दी और आप क्यूरी को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसने हमें सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम इस क्यूरी को, मैं आपको क्यूरी एक दफा क्विकली चला के भी दिखा देता हूँ ताकि ये आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, ये इन टाइटल की क्यूरी है मेरे पास। ये मैंने क्यूरी रन की। आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल है, ये यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, तो इसमें ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 से 1938। नीचे आप देखें अल्लामा मोहम्मद इकबाल आ रहा है और ये बाद में, ऑर्डर सेम नहीं है। ऊपर वाले में टाइटल का ऑर्डर सेम था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, बीच में और वर्ड्स भी आ गए। इसी तरह हम और रिजल्ट्स को देखें, इसमें ऑर्डर सेम है। इसमें देखें सिर्फ अल्लामा इकबाल आ रहा है, मोहम्मद का वर्ड स्किप हो गया, हालांकि हमने क्यूरी में अल्लामा जो है वो लिखा है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो ये देखें, एक या एक से ज्यादा कीवर्ड अगर टाइटल में पाए जाएंगे तो वो उनको रिट्रीव कर देगा। तो ये आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो है वो कीवर्ड्स मौजूद नहीं है। जैसे देखें, 2 कीवर्ड्स हैं अल्लामा इकबाल, इसने इस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव कर दिया है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि इन टाइटल कैसे काम करता है। अगेन वही इंफॉर्मेशन नीड है, पर्सनालिटी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में जानना चाहते हैं। अब जो क्यूरी है, क्यूरी सेम है, लेकिन ऑल इन टाइटल अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 से 1938। आप देखिए, नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स काफी कम हो गए हैं, सिर्फ 716 रिजल्ट्स गूगल ने मुझे रिटर्न किए हैं। अगर ये क्यूरी हम गूगल को इनपुट करते हैं तो जो गूगल हमें रिजल्ट्स रिटर्न करता है, आप नोट कीजिएगा, उन सारे टाइटल्स में ये सारे के सारे कीवर्ड्स होंगे। एक दफा मैं आपको क्विकली ये क्यूरी रन करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने क्यूरी चेंज की, ये मैंने रन की। आप देखें अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप नीचे भी देखते जाएं, ये सारे देखें, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, वो मैंने पहले बताया कि ये एग्जैक्ट फ्रेजेस को मैच नहीं करेगा, लेकिन ये देखें अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और ये देखें सर का वर्ड बीच में आ गया, लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल सारे कीवर्ड्स टाइटल में मौजूद हैं। ऑर्डर चेंज हो सकता है। इन टाइटल में कुछ कीवर्ड्स मौजूद थे और कुछ कीवर्ड्स मौजूद नहीं थे, तब भी उसने वो वेब पेजेस रिट्रीव करके दे दी। होपफुली आपको इन एग्जाम्पल से दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एनालिसिस करते हैं, इन दोनों ऑपरेटर्स का एनालिसिस मिलता जुलता है इन यूआरएल और ऑल इन यूआरएल से। अगेन इन टाइटल के जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा हैं कंपेयर टू ऑल इन टाइटल, और इसकी रीजन भी वही है जो इन यूआरएल और ऑल इन यूआरएल की थी, क्योंकि ऑल इन टाइटल में हमने सारे कीवर्ड्स टाइटल में सर्च करने हैं और उसके बाद वेब पेज को रिट्रीव करना है। लेकिन इन टाइटल हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि एक या एक से ज्यादा कीवर्ड अगर किसी वेब पेज के टाइटल में हो तो हम उसको रिट्रीव कर लें। यही वजह है कि जो ऑल इन टाइटल के नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो कम हैं कंपेयर टू इन टाइटल सर्च ऑपरेटर के। अगर हम एनालिसिस करें तो इसका एनालिसिस भी मिलता जुलता है कि जो इन टाइटल और ऑल इन टाइटल सर्च ऑपरेटर्स हैं इनकी वर्किंग काफी मुख्तलिफ है फॉर द सेम क्यूरी। मेन फाइंडिंग्स की तरफ अगर हम जाएं, जो इन टाइटल ऑपरेटर है वो अगेन
आपकी क्यूरी की ब्रेथ को, उसके फैलाव को बढ़ा देता है, क्योंकि वो आपको अलाउ करता है कि एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स अगर टाइटल से मैच कर जाएं तो उस वेब पेज को रिट्रीव कर लें। लेकिन जो ऑल इन टाइटल सर्च ऑपरेटर है वो अज्यूम करता है कि क्यूरी में दिए गए सारे कीवर्ड्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, सबकी बराबर अहमियत है, और वो इंश्योर करता है कि वो वेब पेजेस रिट्रीव किए जाएं जिनके टाइटल में सारे कीवर्ड्स मौजूद हों। कंक्लूजन वही है जो इन यूआरएल और ऑल इन यूआरएल का था कि अगर हम फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज बनाना चाहते हैं तो हमें मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे समझना पड़ेगा कि मुख्तलिफ गूगल सर्च ऑपरेटर और सर्चिंग टेक्निक्स कैसे काम करते हैं। टू डू और योर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं। जो आपका पहला टू डू टास्क है उसमें हमने आपके लिए ये क्यूरीज फॉर्मुलेट की हैं। पहली क्यूरी है इन टाइटल रिसाइटिंग दुरूद शरीफ, दूसरी क्यूरी है ऑल इन टाइटल रिसाइटिंग दुरूद शरीफ। आपने ये दोनों क्यूरीज गूगल को इनपुट करनी है। सर्च रिजल्ट्स का इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखना है। योर टर्न टास्क की तरफ हम मूव करते हैं। जैसे हमने टू डू टास्क में आपको दो क्यूरीज दी थी, इसी तरह से आपने दो क्यूरीज लिखनी है, गूगल को इनपुट करनी है, सर्च रिजल्ट्स का इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखना है। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं, ऑल इन टेक्स्ट एंड इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर्स। जो ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर है उसका सिंबल है ऑल इन टेक्स्ट कोलन। ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि हम वो वेब पेजेस रिट्रीव करें जिसके बॉडी टेक्स्ट में वो सारे कीवर्ड्स हों जो हमने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए। अगेन जो ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर है वो हमेशा एग्जैक्ट मैच फ्रेजेस आपको रिटर्न नहीं करेगा। जो कीवर्ड्स हैं उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, चेंज हो सकता है। ऑल इन टेक्स्ट आपको वो वेब पेजेस रिट्रीव करके नहीं देगा जिनके टाइटल या यूआरएल में वो सारे कीवर्ड्स हों जो आपने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए। ये सिर्फ बॉडी टेक्स्ट को सर्च करेगा। इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर का सिंबल ये है इन टेक्स्ट कोलन। इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि उन वेब पेजेस को रिट्रीव किया जाए जिनके बॉडी टेक्स्ट में एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स हैं जो आपने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए। अगेन ये सिर्फ बॉडी टेक्स्ट को सर्च करेगा, टाइटल और यूआरएल को सर्च नहीं करेगा। यही पॉइंट है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। इंफॉर्मेशन नीड है कि मोहम्मद इरफान एक पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं और वो है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अगर आप क्यूरी देखें तो मैंने क्यूरी को थोड़ा सा चेंज किया है, इन टेक्स्ट कोलन सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अगर आप इसमें देखें 5 कीवर्ड्स हैं, सर, डॉक्टर, अल्लामा, मोहम्मद और इकबाल, ये 5 कीवर्ड्स हैं। जब ये इन टेक्स्ट की क्यूरी हमने गूगल को इनपुट की तो गूगल ने जो हमें सर्च रिजल्ट्स दिए हैं वो है 2,05,000। और ये आप देखें काफी ज्यादा रिजल्ट्स हैं क्योंकि गूगल सर्च कर रहा है बॉडी टेक्स्ट को। क्यूरी 1 हमने ये क्यूरी दी। आप देखें जो गूगल ने हमें सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए हैं, आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है। इसका जो बॉडी टेक्स्ट है उसमें एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स मौजूद होंगे, तभी उसने उसको हमें रिट्रीव करके दिखाया है। यू कैन हैव अ प्ले विद इट। जो ऑल इन टेक्स्ट है वही इंफॉर्मेशन नीड है। पर्सनालिटी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, क्यूरी भी वही है, ऑल इन टेक्स्ट सर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अब गूगल हमें वो वेब पेजेस रिटर्न करके देगा जिनके बॉडी टेक्स्ट में ये 5 कीवर्ड्स मौजूद होंगे। तो आप देखें कि जो आपके नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो कम होके 1,81,000 हो गए। ये क्यूरी हमने गूगल को जब दी तो गूगल ने जो हमें सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए वो ये हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सर्च रिजल्ट्स डिफरेंट हैं जब हमने इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर को यूज किया था। पिछली स्क्रीनशॉट और इस स्क्रीनशॉट में फर्क है। हैव अ प्ले विद इट। एनालिसिस करें तो ऑब्जर्वेशन मिलती जुलती हैं पिछले ऑपरेटर से कि जो आपका इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर है वो ज्यादा रिजल्ट्स रिटर्न करता है कंपेयर टू ऑल इन टेक्स्ट के। और उसकी रीजनिंग वही है कि जो ऑल इन टेक्स्ट है वो इंश्योर करता है कि जो सारे कीवर्ड्स आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं वो बॉडी टेक्स्ट में मौजूद हों तो वेब पेज को रिट्रीव करे। जो इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर है वो लिबर्टी देता है कि एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स अगर मौजूद हों वेब पेज में तो उसे रिट्रीव कर लें। इसी रीजन की वजह से
जो ऑल इन टेक्स्ट के नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर के। एनालिसिस अगर हम करें तो एनालिसिस पिछले ऑपरेटर से मिलता है कि जो वर्किंग है इन टेक्स्ट और ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर की वो काफी मुख्तलिफ है फॉर द सेम क्यूरी। मेन फाइंडिंग्स की तरफ अगर हम जाएं तो अगेन वही कि जो इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर है वो आपकी क्यूरी की ब्रेथ को, उसके फैलाव को बढ़ा देता है, क्योंकि वो आपको अलाउ करता है गूगल को कि एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स अगर किसी बॉडी टेक्स्ट में मौजूद हैं तो उस वेब पेज को रिट्रीव कर लें। लेकिन जो ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर है वो सारे कीवर्ड्स को बराबर अहमियत देता है और वो इंश्योर करता है कि वो वेब पेजेस रिट्रीव किए जाएं जिनके बॉडी टेक्स्ट में सारे कीवर्ड्स मौजूद हों जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। कंक्लूजन ये है, अगेन वही सेम कंक्लूजन है कि अगर आप फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अहम है कि आपको मुकम्मल तौर पे और सही तौर पे ये समझ हो कि मुख्तलिफ गूगल सर्च ऑपरेटर और सर्चिंग टेक्निक्स किस तरह काम करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हम इन 6 ऑपरेटर्स का। याद रखें, अगर आप किसी चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उनका कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर किया करें, मवाजना जरूर किया करें। तो ये 6 ऑपरेटर्स को हम कंपेयर करेंगे, इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, इन टेक्स्ट और ऑल इन टेक्स्ट। अगर हम इनका कंपैरिजन करें और एनालिसिस करें तो एनालिसिस हमें ये बताता है कि जो इन टेक्स्ट और ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर हैं वो वेरी लॉन्ग टेक्स्ट को सर्च करते हैं। वेरी लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब बहुत ज्यादा टेक्स्ट होता है जिसको वो सर्च करते हैं, क्योंकि जो बॉडी ऑफ टेक्स्ट है उसकी लेंथ काफी बड़ी होती है और ये दोनों ऑपरेटर्स बॉडी ऑफ टेक्स्ट, जो बॉडी टेक्स्ट है वेब पेज की, उसको सारे के सारे को सर्च करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन टेक्स्ट और ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर हैं ये वेरी लॉन्ग टेक्स्ट, काफी बड़े टेक्स्ट को सर्च करते हैं, विच इज बॉडी टेक्स्ट ऑफ अ वेब पेज। और यही वजह है कि जब हम इन टेक्स्ट और ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो क्यूरी है वो चंद कीवर्ड से मिलके बनती है और उम्मीद की जाती है कि जो वेरी लॉन्ग टेक्स्ट हैं उसमें वो चंद कीवर्ड्स हमें जल्दी मिल जाएंगे। अगर हम कंपेयर करें इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, इन यूआरएल और ऑल इन यूआरएल, तो ये जब सर्च करते हैं तो बहुत छोटे टेक्स्ट को सर्च करते हैं, वेरी शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि किसी भी वेब पेज का टाइटल और यूआरएल काफी छोटा होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब हम इन टाइटल, इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल इन सर्च ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो चंद कीवर्ड्स हैं उन्हें छोटे से टेक्स्ट में, वेरी शॉर्ट टेक्स्ट में, यानी जिससे मुराद टाइटल और यूआरएल है एक वेब पेज का, उसमें ढूंढना इतना आसान नहीं होता और वो कम जो है वेब पेजेस में अपीयर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन टेक्स्ट और ऑल इन टेक्स्ट में सर्च रिजल्ट ज्यादा क्यों आते हैं, बिकॉज वी आर सर्चिंग वेरी लॉन्ग टेक्स्ट दैट इज बॉडी टेक्स्ट ऑफ अ वेब पेज। और इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, इन टाइटल और ऑल इन टाइटल में जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो कम क्यों हैं, बिकॉज वी आर सर्चिंग वेरी शॉर्ट टेक्स्ट दैट इज टाइटल एंड यूआरएल ऑफ अ वेब पेज। अगर हम मेन फाइंडिंग्स की तरफ जाएं, जो टाइटल होता है किसी भी वेब पेज का वो खुलासा होता है या मेन उसका पैगाम होता है। इसलिए अगर आप वेरी स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट चाहते हैं, तो आप इन टाइटल और ऑल इन टाइटल सर्च ऑपरेटर को यूज करें। इसी तरह जो यूआरएल है, मैंने भी आपको बताया कि उसमें वेबसाइट का नाम भी होता है और कुछ मेन कीवर्ड्स होते हैं, कुछ अहम कीवर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इस वेब पेज का फोकस क्या है। तो अगेन अगर आप वेरी स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट चाहते हैं तो इन यूआरएल और ऑल इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर्स को यूज करें। अगर हम कंक्लूड करें अपनी इस डिस्कशन को कि गूगल हमें एक बहुत अच्छी वैरायटी देता है सर्च ऑपरेटर्स की और हमें फैसिलिटेट करता है कि हम फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज बना सकें। टू डू और योर टर्न की तरफ मूव करते हैं। जो आपका टू डू टास्क है वो ये है कि हमने आपको 2 क्यूरीज दी हैं। पहली क्यूरी है इन टेक्स्ट रिसाइटिंग दुरूद शरीफ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। क्यूरी 2 ऑल इन टेक्स्ट रिसाइटिंग दुरूद शरीफ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आपने ये क्यूरीज गूगल को इनपुट करनी है,
सर्च रिजल्ट्स का इन डेप्थ एनालिसिस करके ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग और कंक्लूजन लिखना है। योर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं। आपको योर टर्न टास्क ये है कि जैसे टू डू टास्क में हमने आपको 2 क्यूरीज दी हैं, ऐसी 2 क्यूरीज सेलेक्ट करें, गूगल को इनपुट करें, सर्च रिजल्ट्स का एनालिसिस करके ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। सोर्स सर्च ऑपरेटर एक बड़ा यूजफुल सर्च ऑपरेटर है, इसका सिंबल है सोर्स। बेसिकली जो सोर्स सर्च ऑपरेटर है इसका ताल्लुक गूगल न्यूज से है। अगर आप स्पेसिफिकली न्यूज को सर्च करना चाहते हैं, और न्यूज से मुराद यहाँ गूगल न्यूज है, और आप ये चाहते हैं कि किसी सर्टन सोर्स से सर्च किया जाए, जैसे एक अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, एक और अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक सोर्स से सर्च करना चाहते हैं न्यूज रिजल्ट्स, तो उसके लिए ये ऑपरेटर बहुत अच्छा है। जैसे आप देखें कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामी माशी निज़ाम, और ये अमेरिका का बड़ा मशहूर अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, तो उसको वो सर्च करना चाहते हैं कि ताकि पता चल सके कि इस अखबार ने इस टॉपिक के बारे में कितना लिखा है, और वो आगे उसको रेफर भी कर सके। तो क्यूरी क्या बनेगी? इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम सोर्स कॉलन एनवी टाइम्स। ये जो क्यूरी मैंने अभी लिखी है ये एनवी टाइम्स, ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है उसकी वेबसाइट है। ये क्यूरी मैंने आपके लिए अलग से करके रखी हुई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इस क्यूरी को मैंने कॉपी करके ये गूगल को इनपुट किया, और ये देखिए मैंने एंटर किया। अब आप गौर से वेबसाइट देखिएगा, ये NY टाइम्स, ये newyorktimes.com, जितने रिजल्ट्स आएंगे nytimes.com के होंगे। ये देखिए NY टाइम्स। तो आप न्यूज को सर्च कर सकते हैं गूगल न्यूज को इस सर्च ऑपरेटर को यूज करते हुए। यूजिंग गूगल सर्च ऑपरेटर्स एंड सर्चिंग टेक्निक्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। हमारे निज़ाम तालीम में, एकेडमिया में एक बात हम बार बार कहते हैं कि हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी और टूल्स तो सिखा रहे हैं, लेकिन ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि इस टेक्नोलॉजी और टूल को यूज करते हुए वो जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, जो उनके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के पहले पार्ट में मैंने आपको डिफरेंट गूगल सर्च ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं और डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ाई हैं। अब हम इंशाल्लाह देखेंगे एक डिटेल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे कि इन सर्च ऑपरेटर और सर्चिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स, मुश्किल किस्म के जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगेन रिकॉल करें, लेक्चर 7 में हमने क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस डिस्कस किया था, और मैंने प्रेजेंट किए थे स्टेप्स क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग ए टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज किए थे। इन्हीं स्टेप्स को इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में भी यूज करूंगा। इन स्टेप्स को मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं डिटेल में लेक्चर नंबर 7 में इनको दोहरा चुका हूं, आप वहां पे पढ़ा चुका हूं, आप वहां पे देख सकते हैं। तो सिंपली मैं इन स्लाइड्स को गुजार रहा हूं ये रिकॉल करने के लिए कि ये सेम वही स्टेप्स हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल, कि अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम गूगल सर्च ऑपरेटर और सर्चिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए अपने रोजमर्रा के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करेंगे, और ये अगेन वही चीज है कि इस एग्जाम्पल में मैं उन्हीं स्टेप्स को यूज करूंगा। जो पहला स्टेप है, राइट डाउन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ये मैंने आपके सामने रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिख दिया है, लेकिन मैं इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो को अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियो आपके सामने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 कि आपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो है वो लिखना है। ये हमने रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिख दिया है। और पहला स्टेप क्या है? कंप्लीटली एंड करेक्टली अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो उसका स्टेप 1.1 है राइट डाउन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ये कंप्लीट हो गया। स्टेप 1.2 है हाईलाइट मेन पॉइंट्स इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। सेम रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, लेकिन मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। मोहम्मद इरफान इल्मो इरफान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उनके टीचर ने उन्हें एक असाइनमेंट दी है कि उन्होंने डेटा कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है और फिर एनालाइज करना है क्रिकेट वर्ल्ड कप्स के बारे में। और उनके टीचर ने ये कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो इंश्योर करें कि जिन सोर्सेज से वो डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए। टीचर ने हाफ कुक्ड अप्रोच को यूज किया और अपने स्टूडेंट को एक ब्रीफ आउटलाइन बनाकर दी कि उसने इस असाइनमेंट के लिए कौन कौन से मेन टास्क परफॉर्म करने हैं। अगर हम उन मेन टास्क की तरफ मूव करें तो पहला टास्क ये है
कि आपने डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन शर्त यह है कि ऑथेंटिक सोर्सेज हों, रिलायबल सोर्सेज हों, और सारे क्रिकेट वर्ल्ड कप्स के बारे में करना है। लेकिन हर क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में दो एट्रीब्यूट्स आपने खास तौर पे इकट्ठे करने हैं, एक है ईयर और दूसरा विनिंग टीम, यानी वर्ल्ड कप किस साल में खेला गया और वो वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता। जो अगला टास्क है कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है और उसको समराइज करना है टेबल के फॉर्म में। जो नेक्स्ट टास्क है कि आपने जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स हुए हैं उनमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसका आपने एनालिसिस करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखना है। तो ये वो असाइनमेंट है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो है जो मोहम्मद इरफान को उनके टीचर ने दिए। हम देखते हैं कि गूगल माशाल्लाह कितना पावरफुल है, हमें कितनी हेल्प कर सकता है कि हम इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं कि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है उसमें से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम निकालें। तो उसमें पहला काम है कि हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन लिखना है। अगर आप किसी चीज को एक सेंटेंस यानी एक कंप्रेस करके प्रेजेंट नहीं कर सकते तो आपको भी इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या है कि मिस्टर मोहम्मद इरफान वांट्स टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल क्रिकेट वर्ल्ड कप्स टू क्रिटिकली एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। मोहम्मद इरफान सारे वर्ल्ड कप्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उसे ऑर्गेनाइज और समराइज करना चाहते हैं ताकि वो बगौर तज्जिया कर सकें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का। जो नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक वर्ड, एक फ्रेज या एक सेंटेंस में समराइज करें। तो जो हमने समराइज किया है वो है परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, अ ब्रीफ क्रिटिकल रिव्यू। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में एक मुख्तसर तज्जिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का गिवन और टास्क लिखना है। गिवन हमें है डेटा अबाउट ऑल क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, और जो हमने टास्क है वो क्या परफॉर्म करनी है कि जो हमने डेटा कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और समराइज करना है सारे क्रिकेट वर्ल्ड कप्स के बारे में, ताकि हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को क्रिटिकली एनालाइज कर सकें। अगर हम इस प्रॉब्लम को इनपुट और आउटपुट में ब्रेक करें तो इनपुट है ऑल क्रिकेट वर्ल्ड कप्स और आउटपुट है परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, अ ब्रीफ क्रिटिकल रिव्यू। तो आप देखें मैंने सबसे पहले रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिखा, उसमें मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया ताकि मुझे कंप्लीट और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो रियल वर्ल्ड सिनेरियो। फिर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में से, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में से मैंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट किया और चार चीजें लिखी। पहला रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन लिखा, फिर मैंने अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक सेंटेंस में समराइज किया, फिर मैंने गिवन एंड टास्क लिखा और अब मैंने इनपुट और आउटपुट लिखा। स्टेप 2 के बाद हम स्टेप नंबर 3 पे मूव करते हैं कि जो हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए उसे सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करें, यानी एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक करें। मेरी अजम्पशन ये है कि ये जो प्रॉब्लम हम अभी हैंडल करने जा रहे हैं इसको सब प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे। स्टेप 4 की तरफ मूव करते हैं कि जो हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसमें से हमने इंफॉर्मेशन नीड को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर की फॉर्म में। इंफॉर्मेशन नीड लिखते हैं, मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं सारे क्रिकेट वर्ल्ड कप्स के बारे में और हर क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में मेनली वो दो एट्रीब्यूट्स पे फोकस कर रहे हैं कि पहला ये है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप किस साल में खेला गया था और दूसरा एट्रीब्यूट ये है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता, दैट इज ईयर एंड विनिंग टीम। स्टेप नंबर 5 में मैंने ये डिसाइड करना है कि मैंने अपनी इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल करने के लिए किस सर्च इंजन को यूज करना है, एक सर्च इंजन यूज करना है या एक से ज्यादा। इस एग्जांपल में मैं सिर्फ एक सर्च इंजन को यूज करूंगा और वो दुनिया का बेस्ट सर्च इंजन है इस वक्त, दैट इज गूगल। स्टेप 6 और 7 में यहाँ पे लिखने लगा हूँ। बेसिकली इसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी में ट्रांसफॉर्म करना है, वो क्यूरीज आपने गूगल को इनपुट करनी है, जो गूगल के सर्च रिजल्ट्स हैं आपने उनको एनालाइज करना है और अगर आपकी इंफॉर्मेशन नीड पूरी हो जाती है तो आपने मजीद सर्चिंग नहीं करनी, और अगर इंफॉर्मेशन नीड पूरी नहीं होती तो आप स्टेप 1 या स्टेप 4 पे मूव कर जाएं। ये दोनों स्टेप्स में एक साथ एग्जीक्यूट करूंगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं इनमें मैं गूगल को यूज करूंगा ताकि मैं अपने इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, और अगेन इसके लिए मैं सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच यूज करूंगा
कि एक 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, और इन स्टेप्स को मैं QF स्टेप्स कह रहा हूँ। इंशाल्लाह इनको यूज करते हुए इन 3 स्टेप्स को मैं इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जो पहला मेरा स्टेप है वो है फाइंड आउट ईयर ऑफ फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया था, ये पता करना जरूरी है। जो दूसरा स्टेप है सर्च फॉर ऑल क्रिकेट वर्ल्ड कप्स फ्रॉम 1975 टू डेट। और तीसरा जो स्टेप है वो है वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्स, कि आपने ये पता करना है कि जिस सोर्स से आपने डेटा लिया है वो ऑथेंटिक है या नहीं। बारी बारी इन 3 स्टेप्स को देखते हैं, इंशाल्लाह जैसे जैसे एग्जांपल सॉल्व होगी आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो मैंने ये मालूम करना है कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया था। गूगल को जो मैंने क्यूरी दी वो है ईयर फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। आप ये क्यूरी गूगल को इनपुट करें, जो गूगल आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा वो है जून 7, 1975। हैव अ प्ले विद इट। ये बात जो सिंपल क्यूरीज हैं वो मैं आपको रन करके नहीं दिखा रहा। अब माशाल्लाह आप काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये 9th लेक्चर है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला काम हो गया, मुझे ये पता चल गया कि पहला वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था। स्टेप 2, मैंने सारे जो क्रिकेट वर्ल्ड कप्स हैं अब उनका डेटा मैंने कलेक्ट करना है, यानी 1975 से लेके 2022 तक। अब इस क्यूरी को अगर आप देखें, क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री आफ्टर 1975 1 जनवरी, यानी यहां पे मैंने जो आज हमने ये ऑपरेटर पढ़ा है आफ्टर डेट सर्च ऑपरेटर, इसको यूज किया है कि 1975 के बाद से लेकर आज तक जितने वर्ल्ड कप खेले गए हैं मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं। अब जब मैंने गूगल को ये क्यूरी दी तो जो गूगल ने मुझे सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए उनको मैंने मैन्युअली इन्वेस्टिगेट किया, उनको मैन्युअली इंस्पेक्ट किया। ये मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप गूगल को क्यूरी दें तो सर्च रिजल्ट्स को खुद से एनालाइज किया करें, उनका बगौर मुआयना किया करें। तो मुझे ये पता चला कि ये जो ब्रिटानिका का वेब पेज है, britannica.com जो वेबसाइट है, इसका पेज सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। लेट मी रन दिस क्यूरी फॉर यू। ये क्यूरी मैंने आपके लिए रखी हुई है, ये जो अभी मैंने आपको क्यूरी दिखाई है ये क्यूरी मैं गूगल के ऊपर रन करने लगा हूं। अब देखें क्यूरी मैंने कॉपी पेस्ट की और ये मैंने रन की। आप गौर से देखेंगे britannica.com सबसे पहला जो वेब पेज गूगल ने मुझे रिटर्न किया है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे इस वेबसाइट पे ले जाता है और ये देखें क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब इसमें जो अच्छी और मजेदार चीज है वो ये है कि जब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, सॉरी कुछ एड्स भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो ये हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये देखिए, ये जो मेरा डिजायर्ड डेटा है वो मौजूद है। ये देखिए कि ये जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स हैं ये इन सारों के बारे में मुझे डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ये मुझे बता रहा है कि किस साल में खेला गया, विनर कौन था, स्कोर क्या था, रनर अप कौन था और रनर अप टीम का स्कोर क्या था, मैच का रिजल्ट क्या है। ये देखिए ये पूरा टेबल बना हुआ है 1975 से लेके, और अगर हम इसे स्क्रॉल करते चले जाएं तो ये जो आखिरी वर्ल्ड कप है ये 2019 में खेला गया है। तो ये देखें ये गूगल ने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। अगर मैं हर क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करता तो मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता, लेकिन मुझे ये एक बना बनाया टेबल इस वेबसाइट से मिल गया है। मैं दोबारा स्लाइड्स की तरफ आता हूं। जब मैंने ये क्यूरी रन की तो मेरे पास ये britannica.com जो वेबसाइट है इसका मेरे पास पेज आ गया, और आप देखें कि जो डेटा मैं ढूंढ रहा था वो मुझे टेबुलर फॉर्मेट के अंदर मिल गया। सिंपली हमने क्या किया कि जो britannica.com वेबसाइट है इसके वेब पेज से यहाँ पे मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया है, कॉपी पेस्टेड। ये जो टेबल मैंने अभी आपको दिखाया है इस समरी टेबल को मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं ईयर है, विनर है, स्कोर, रनर अप, स्कोर और रिजल्ट, कि किस साल में खेला गया, किसने वर्ल्ड कप जीता, जीतने वाली टीम का स्कोर क्या था, जो टीम रनर अप है सेकंड आई उसका स्कोर क्या था, सॉरी उस टीम का नाम क्या था, स्कोर में रनर अप टीम का स्कोर क्या था और मैच का रिजल्ट क्या था। और आप देखिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल दी हुई है कि कितने रन्स बनाए, कितने खिलाड़ी आउट हुए, और अगर मैच जीता तो कितने रन से जीता, ये कितनी विकेट से जीता। तो देखिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल इस टेबल के अंदर गिवन है। और अगर हम टोटल वर्ल्ड कप्स देखें जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है तो 12 वर्ल्ड कप अब तक खेले जा चुके हैं। तो ये मैंने britannica.com जो वेबसाइट है, जो अभी मैंने वेब पेज दिखाया, उससे मैंने इस टेबल को कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि मोहम्मद इरफान सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना चाहते थे, एक ईयर और विनिंग टीम।
यानी वर्ल्ड कप कब किस साल में खेला गया और किस टीम ने जीता। लेकिन ये जो मुझे ब्रिटानिका का वेब पेज मिला है और ये जो मैंने टेबल कॉपी पेस्ट किया है वहां से, इसने मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। वो है विनिंग टीम स्कोर, रनर अप टीम स्कोर और रिजल्ट ऑफ मैच। कि जो विनिंग टीम है जिसने वर्ल्ड कप जीता टीम ने, उसका स्कोर क्या था, जो टीम सेकंड आई उस टीम का नाम क्या है, जो टीम सेकंड आई रनर अप है उसने कितना स्कोर किया, और जो मैच का रिजल्ट था, जो नतीजा था, वो क्या रहा। तो आप देखें कि मैं दो एट्रीब्यूट्स को सर्च कर रहा था, लेकिन गूगल ने मुझे और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है। अब जो तीसरा स्टेप है, क्योंकि टीचर ने मोहम्मद इरफान को ये कहा था कि आपने ये इंश्योर करना है कि जिस सोर्स से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। अब ये वेरीफाई करने के लिए कि जो डेटा, ये टेबल मैंने कॉपी पेस्ट किया है, क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है, तो बेसिकली जो मेरा सोर्स है यहाँ पे वो ब्रिटानिका है, और मैंने ये चेक करना है कि क्या ब्रिटानिका एक ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स है या नहीं। तो इसके लिए दो चीज़ों को चेक करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन को देखें और दूसरे नंबर पे ऑथर को देखें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन या ऑथर ने वो वेब पेज पब्लिश किया है वो कितनी ऑथेंटिक और रिलायबल है। तो अगली स्लाइड्स पे हम देखते हैं कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं गूगल से। सबसे पहले हम ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने क्या टिप यूज की, मैंने क्यूरी लिखी है व्हाट इज डबल कोट्स में britannica.com, और मैं आपको बता चुका हूं कि ये मेन वेबसाइट है। तो आप किसी भी वेबसाइट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप इस क्यूरी को यूज कर सकते हैं, व्हाट इज और डबल कोट्स में उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं। तो जब मैंने ये क्यूरी गूगल को दी तो गूगल ने मुझे बताया कि britannica.com क्या है। बेसिकली ये एक इंसाइक्लोपीडिया है और इसको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहते हैं। ये जनरल नॉलेज के बारे, ये जो इंसाइक्लोपीडिया है ये जनरल नॉलेज इंफॉर्मेशन कंटेन करती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है कि अब ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये जो है आपके पास, ये जो ब्रिटानिका है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उसके अलावा इसके 100 फुल टाइम एडिटर्स हैं। एडिटर से मुराद यहाँ ऑथर्स हैं, मुसन्निफ हैं। तो फुल टाइम 4000 से ज्यादा इसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसके अलावा ये जब ओरिजिनली पब्लिश हुई थी तो 1768 में हुई थी, 1768 में। और ये बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसके जो बाकी जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। अगर आप इसका देखें 15वां एडिशन आ रहा है, और इसी तरह से जो 15वां एडिशन आया था वो 2010 में आया था। और आखिरी जो चीज़ है वो इसकी रेटिंग है। तो अगर आप देखें 5 में से जो इसकी रेटिंग है वो 4 है। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने एनालाइज किया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब ऑर्गेनाइजेशन की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के बाद जो दूसरा पॉइंट है कि जिस ऑथर ने ये या जिस मुसन्निफ ने ये वेब पेज लिखा है उसके बारे में चेक किया जाए कि वो कितना जो है वेल रिप्यूटेड और वेल एस्टेब्लिश्ड ऑथर है कि नहीं। उसका तरीका ये है कि आपने उसी वेब पेज को ओपन करना है जो मैंने अभी ओपन किया था, और उसमें जाके आपने जो मुसन्निफ है, ऑथर है, उसकी डिटेल्स देखनी है। जब मैंने इस वेब पेज को ओपन किया तो जो मुझे इंफॉर्मेशन उससे मिली वो थी बाय द एडिटर्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। यानी ये जो वेब पेज लिखा है ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के ऑथर ने या एडिटर ने लिखा है। जैसे मैंने बताया इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 100 से ज्यादा फुल टाइम एडिटर्स या ऑथर्स हैं। इसी वेब पेज पे मैं आपको लेके जाता हूं। अगर आप टॉप पे आए तो ये देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ये देखें बाय द एडिटर्स ऑफ, ये देखें यही मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉपी की थी। तो मैंने जो दूसरी ऑथेंटिसिटी, पहले ऑथेंटिसिटी चेक की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अब मैंने ऑथेंटिसिटी चेक की ऑथर के बारे में। एनालाइज करते हैं जो भी हमने मैनुअल इंस्पेक्शन की है, पहले एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ऑथेंटिसिटी के बारे में। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग 100 फुल टाइम एडिटर्स। इंसाइक्लो जो पीडिया ब्रिटानिका है एक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड और मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है, और इसके 100 ऑथर्स हैं जो फुल टाइम इसके लिए काम कर रहे हैं, जो इस बात की निशानी है कि ये काफी बड़ी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑथर की अगर हम ऑथेंटिसिटी की बात करें तो हमें पता चला वेब पेज से कि जो जिस वेब पेज से हमने इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट की है वो एक्चुअल में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के ही ऑथर हैं और उन्होंने ही ये आर्टिकल लिखा है। तो अगर आप इस एनालिसिस को देखें तो ये दोनों पॉजिटिव जो है वो हमें मैसेज दे रहे हैं। तो
तो हमारी मेन फाइंडिंग क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और ऑथर है दोनों वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। पहली हमारी फाइंडिंग ये है। और जो हमारा कंक्लूजन इस बेस के ऊपर निकलेगा वो ये होगा कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सीम्स टू बी अ रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। यानी हमने ये कंक्लूड किया, मैं इसको दोबारा शुरू से इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करूंगा, कि जब हमने वेरीफाई करना है कि जो डेटा या इंफॉर्मेशन हम वेब से ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये है कि दो चीज़ों को चेक करें। एक, उस ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को या इदारे को जिसने ये वेब पेज पब्लिश किया है, और दूसरा, किस ऑथर ने इस वेब पेज को लिखा है। इन दो चीज़ों को अगर हम वेरीफाई कर लें तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है कि जो डेटा या इंफॉर्मेशन हम उस वेब पेज से ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो हमने देखा कि जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड और वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह इसके पास 100 फुल टाइम एडिटर्स या ऑथर्स या मुसन्निफ हैं जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखते हैं और वेब पेजेस को पब्लिश करते हैं। तो ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट हैं वो इसकी फेवर में जा रहे हैं वेब पेज के, कि ऑर्गेनाइजेशन भी वेल इस्टेब्लिश्ड है और ऑथर भी वेल इस्टेब्लिश्ड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने समरी टेबल उठाया है इट इज फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। आखिरी स्टेप ये है, आप देखें कि मैंने जो 12 वर्ल्ड कप थे तो मेरे टेबल में टोटल 12 एंट्रीज थी। अब मैंने उस सारे को समराइज किया। स्टेप नंबर 1 कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है क्रिकेट वर्ल्ड कप्स के बारे में उस सारे को समराइज करें ताकि आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। तो जब मैंने पिछले टेबल को समराइज किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता है वो 1992 में 1992 में जीता है, और पाकिस्तानी टीम जो रनर अप रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप में, सेकंड पोजीशन पे आई थी, वो 1999 के वर्ल्ड कप में आई है। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने सिर्फ पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया है। आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज किसी भी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने सिर्फ एक दफा वर्ल्ड कप जीता है, वो है 1992 में। जो हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक दफा रनर अप आई है, यानी सेकंड पोजीशन ली है क्रिकेट वर्ल्ड कप में, वो 1999 में है। अगर हम अपना एनालिसिस करें कि क्रिकेट 1975 1975 से लेकर 2022 तक वर्ल्ड कप्स हुए, तो तकरीबन ये 47 साल, अराउंड 5 दहाइयां बनती हैं, अराउंड 50 ईयर्स। इन 5 दहाइयों में हमने ये देखा कि पाकिस्तानी टीम ने जो अच्छी परफॉर्मेंस शो की है वो 1990 से 2000 के दरमियान में है। अगर हम फाइंडिंग्स की तरफ मूव करें तो हमारी फाइंडिंग ये है कि पिछले 20 साल में 2001 से लेकर 2021 तक पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, खास तौर पे पिछले 20 सालों में, 2 दहाइयों में, लास्ट 2 डेकेड्स। और इस बात की एक सीरियस नीड है, इसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है कि अच्छे मेजर्स लिए जाएं ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। टू डू और योर टर्न टास्क की तरफ मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा क्विकली समराइज करूंगा इस एग्जांपल को। आप देखें कि जो गूगल है इस पे हजारों लाखों लोगों की नॉलेज और विजडम पड़ी है, हजारों लाखों लोगों का इल्म और दानाई इसके ऊपर पड़ा हुआ है। लोगों ने बहुत सारा अच्छा काम पहले से करके रखा हुआ है। जैसे देखें ये कॉम्प्लेक्स टास्क है कि सारे क्रिकेट वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री को कलेक्ट करना और उसे एक टेबल में समराइज करना। लेकिन अगर आप गूगल को, गूगल सर्च ऑपरेटर्स को और सर्चिंग टेक्निक्स को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप देखें कि ये कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कितनी क्विकली सॉल्व हो गया है। तो गूगल काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है अगर हम इसको एफिशिएंटली और एक्यूरेटली यूज करना सीख लें। टू डू और योर टर्न की तरफ मूव करते हैं। हमने जो टू डू टास्क है इसमें रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो आपको दिया है उसको सिर्फ थोड़ा सा ट्वीक किया है। ये जो एग्जाम्पल मैंने दी थी इसमें मैंने क्रिकेट वर्ल्ड कप्स की बात की है, यहाँ पे मैंने फुटबॉल के वर्ल्ड कप्स की बात की है। आप देखें सिर्फ एक एट्रीब्यूट या एक पैरामीटर चेंज करने से सारा रियल वर्ल्ड सिनेरियो कितना चेंज हो जाता है। तो मोहम्मद इरफान को असाइनमेंट मिली है उसी तरह से जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में थी, अब उन्होंने फुटबॉल के जो वर्ल्ड कप हैं उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है और उसको एनालाइज करना है। टीचर ने हाफ कुक्ड अप्रोच यूज करते हुए एक ब्रीफ आउटलाइन मोहम्मद इरफान को बनाकर दी है कि आपने कौन कौन से मेन टास्क इसमें करने हैं।
अगेन टीचर ने ये भी कहा है कि आप जब डेटा कलेक्ट करें फुटबॉल वर्ल्ड कप्स के बारे में तो जो आपका सोर्स है डेटा का वो ऑथेंटिक और रिलायबल होना चाहिए। अगेन जो मेन टास्क टीचर ने दिए हैं उसमें पहला टास्क ये है कि कलेक्ट करना है डेटा फुटबॉल वर्ल्ड कप्स के बारे में और दो एट्रीब्यूट्स पे खास तौर पे फोकस करना है, ईयर और विनिंग टीम, कि किस साल में फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला गया और वो फुटबॉल वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता। आपने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करना है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, यानी एक टेबल की फॉर्म में, और जिस टीम की परफॉर्मेंस को आपने एनालाइज करना है वो है ब्राजील। आपने ब्राजील की जो टीम की परफॉर्मेंस है सारे फुटबॉल वर्ल्ड कप्स में, उसको आपने एनालाइज करने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग और कंक्लूजन लिखना है। अब ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। इस असाइनमेंट को हल करने के लिए अगेन वही जो हमारे स्टेप्स हैं, क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग ए टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच, जो 8 स्टेप्स हैं जिनको अभी मैंने एग्जीक्यूट करके दिखाए हैं, उन्हीं स्टेप्स को आपने यूज करना है और उसको आपने एग्जीक्यूट करना है ताकि ये जो टू डू टास्क है आप इसको सॉल्व कर सकें। योर टर्न टास्क की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमने आपको टू डू टास्क में एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया है, ऐसे ही आपने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बिल्ड करना है। क्वेश्चन आपसे ये है कि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो आपने सेलेक्ट किया है अगेन आप एग्जीक्यूट करेंगे स्टेप्स क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच, जैसे हमने आपको इस लेक्चर में करके दिखाया। लेट्स क्विकली समराइज द लेक्चर। लेक्चर समरी की तरफ मूव करते हैं। गूगल सर्च ऑपरेटर्स की डेफिनेशन एक दफा फिर रिकॉल करेंगे। गूगल सर्च ऑपरेटर्स स्पेशल कमांड्स होती हैं जो हमें अलाउ करती हैं कि हम गूगल को मोर एक्यूरेटली और मोर एफिशिएंटली यूज कर सकें ताकि हम जल्दी और आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन नीड पूरा कर सकें। गूगल सर्च ऑपरेटर्स का मकसद ये है कि हम प्लान, डिजाइन और राइट कर सकें फास्ट और एक्यूरेट क्यूरीज। हमने डिफाइन सर्च ऑपरेटर पढ़ा। इसका मेन पर्पस ये है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन सर्च कर सकें। उसके बाद हमने बिफोर डेट एंड आफ्टर डेट सर्च ऑपरेटर पढ़े। इनका मकसद ये है कि हम गूगल को सर्च कर सकें बाय डेट। जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमने पढ़े वो है ऑल इन यूआरएल। इस सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि उन वेब पेजेस को रिट्रीव किया जाए जिनके यूआरएल में वो सारे कीवर्ड्स हैं जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है इन यूआरएल सर्च ऑपरेटर। इसका मकसद ये है वो वेब पेज रिट्रीव किए जाएं जिनके यूआरएल में एक या एक से ज्यादा कीवर्ड हैं जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है ऑल इन टाइटल। इसका मकसद ये है कि वो वेब पेजेस रिट्रीव किए जाएं जिनके टाइटल में वो सारे कीवर्ड्स हैं जो आपने अपनी क्यूरी में दिए हैं। इन टाइटल सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि वो वेब पेजेस रिट्रीव किए जाएं जिनके टाइटल में एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स हैं जो आपने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए। जो ऑल इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर है इसका मकसद ये है कि वो वेब पेजेस रिट्रीव किए जाएं जिनके बॉडी टेक्स्ट में वो सारे कीवर्ड्स हैं जो आपने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए हैं। इन टेक्स्ट सर्च ऑपरेटर का मकसद ये है कि वो वेब पेजेस रिट्रीव किए जाएं जिनके बॉडी टेक्स्ट में एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स हैं जो आपने अपनी क्यूरी में स्पेसिफाई किए। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें I will present more useful Google search operators and searching techniques to quickly and easily solve real world problems using Google. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मजीद गूगल सर्च ऑपरेटर और सर्चिंग टेक्निक्स इंशाल्लाह प्रेजेंट करूंगा ताकि आप जल्दी और आसानी से अपने रोजमर्रा के मसाइल हल कर सकें गूगल को इस्तेमाल करते हुए। दुनिया के उलमा और सब के सब मशाइख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो शख्स कसरत से दुरूशी पढ़ेगा वो मौत की तलखी से महफूज रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। इसी तरह हमारा फेसबुक का पेज है उसको लाइक कर लें और अपनी जो वैल्यूएबल फीडबैक है, रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, वो हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पे हमें ज़रूर दें ताकि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। जज़ाकल्लाह।